स्वागत। अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा और हेडलाइंस के बाद अब रुक करते हैं खबरों का। शुरुआत राजधानी से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। जी हां, दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। राज्य सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। माना यह जा रहा है कि इस दौरान राहत पैकेज का ऐलान भी सीएम कर सकते हैं और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है राज्य सचिवालय में। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 3 बजे होगी। आपको बता दें, विधानसभा के मानसून सत्र के बाद ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सीएम सुक्खू जिसको संबोधित करने वाले हैं। दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा और माना यह जा रहा है कि बाढ़ और बारिश से हिमाचल प्रदेश में जो हालात बने हैं उस पर कोई राहत पैकेज सरकार ला सकती है, किसी राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है। ये उम्मीदें, ये अटकलें लगाई जा रही हैं। दोपहर 3 बजे महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। शिमला राज्य सचिवालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सीएम सुक्खू खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एड्रेस किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि राहत पैकेज का भी इस दौरान ऐलान हो सकता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दोपहर 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। राज्य सचिवालय में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो सबसे बड़ी उम्मीद है कि कोई राहत पैकेज हिमाचल सरकार की तरफ से प्रदेश को मिल सकता है। बाढ़ और बारिश की वजह से लगभग 12,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है और राहत पैकेज कोष में भी बढ़ चढ़कर लोग आगे आ रहे हैं, यहां पर दान दे रहे हैं और इस वजह से यह भी माना जा रहा है कि राहत पैकेज सरकार इसमें जारी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में आई आपदा को लेकर कोई बड़ा राहत पैकेज का ऐलान इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हो सकता है। इसके तहत कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है उसके मुताबिक राहत पैकेज पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और कोई बड़ा राहत पैकेज सरकार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान कर सकती है। रणबीर का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजधानी शिमला से सीधे इसी खबर पर जुड़ गए हैं। रणबीर, दोपहर 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि कोई राहत पैकेज क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान किया जा सकता है? अदरवाइज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या एजेंडा है, कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात होगी? रणबीर जी हाँ जैस्मिन, संभवतः यही है जो जानकारी हम तक पहुंची है और मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले भी बातचीत हुई थी तो अधिकारियों के साथ बैठक मुख्यमंत्री ने इसको लेकर की है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री ने ये ऐलान किया था। 26 तारीख के बाद मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि 26 सितंबर के बाद इस पर जो है वो कार्य शुरू किया जाएगा, इस पर बैठकों का दौर शुरू होगा। तो वो बैठकों का दौर लगभग पूरा हो गया है। जानकारी हमारी यही है कि शायद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री राज्य सरकार के अपने कोष से ये पैकेज जो है घोषित करेंगे। ये आपदा राहत पैकेज होगा। जानकारी तो ये भी है जो शुरुआती तौर पर निकल कर आ रही है कि शायद 300-350 करोड़ रुपए से ज्यादा का ये पैकेज होगा और मुख्यमंत्री इसमें यह भी घोषणा करेंगे कि जो भूमिहीन हो गया है उसे कितनी भूमि राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी, जिसका मकान क्षतिग्रस्त हो गया है उसको मरम्मत के लिए कितना पैसा दिया जाएगा, या जिसका घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है उन्हें कितनी मदद राज्य सरकार की तरफ से मिलेगी। तो उसमें अमाउंट भी शायद तय होगा कि राज्य सरकार की तरफ से ये किया जाएगा। और मुख्यमंत्री ये भी बताएंगे कि जहां पर वन भूमि है, क्योंकि अधिकतर जो वन भूमि है वो भारत सरकार की है, तो उसमें एक जो है रोड़ा ये आ सकता है कि राज्य सरकार को उसके लिए भी केंद्र से एनओसी लेनी होती। और ये जिस तरह की जो समस्याएं आएंगी राज्य सरकार के सामने, जिन लोगों का पुनर्वास करना है वो किस तरह से राज्य सरकार करेगी और जो अटकलें हैं जिसमें कानूनी बाध्यता कहीं पर आएगी तो वो किस तरह से राज्य सरकार दूर करेगी, इसको लेकर संभवतः ये है कि मुख्यमंत्री इसके बारे में जानकारी देंगे। शुरुआती तौर पर यह खबर निकल कर आ रही है और इसके अलावा हो सकता है कि कुछ और मुद्दे होंगे आपदा से ही संबंधित, कुछ और बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री कर सकते हैं, क्योंकि अमूमन यही होता है कि जब कोई
बड़ी घोषणा की जाती है तभी मुख्यमंत्री इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य सचिवालय में रखी गई है। दोपहर बाद 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन लग यही रहा है कि शुरुआती तौर में जो आपदा राहत पैकेज है उसका ऐलान मुख्यमंत्री करेंगे। बिल्कुल रणबीर, और ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एड्रेस किया जाएगा। इसके इतर बयानबाजी और राजनीति जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में आपदा आई है उस पर जमकर हो रही है, इसको लेकर भी क्या सीएम किसी तरह की कोई बात रख सकते हैं? क्योंकि विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है कि सरकार नाकाम रही है लोगों को फौरी राहत प्रदान करने में, और लोग अभी भी राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं, सड़कें अभी भी बंद हैं, लोग अभी भी त्राहिमाम कर रहे हैं। ये हमला विपक्ष के द्वारा बोला जा रहा है, तो क्या इस पर भी कोई जवाब या इसको लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन सीएम की तरफ से आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से विपक्ष के निशाने पर सरकार रही है, मानसून सत्र में भी हमने देखा, सदन के अंदर और सदन के बाहर सब जगह पर हमने देखा कि किस तरह से विपक्ष ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया। आपदा के दौरान जो पात्र हैं प्रभावित लोग, उन तक मदद ना पहुंचने की बात जो है विपक्ष की तरफ से कही गई। कई सारे सवाल ये उठाए गए कि केंद्र सरकार की तरफ से जो मदद मिली है उसका धन्यवाद नहीं किया गया, और ये बहुत सारे जो सवाल विपक्ष की तरफ से उठाए गए हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री जरूर कहेंगे। और वो ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा जाएगा कि जो घोषणाएं मुख्यमंत्री ने ये की हैं आपदा प्रभावित क्षेत्रों में, जब मुख्यमंत्री गए हैं वहां पर घोषणाएं मुख्यमंत्री ने की है, और वो घोषणा जो है इस राहत पैकेज के जरिए पूरी होंगी, ऐसा जो है लग रहा है कि मुख्यमंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसका ऐलान करेंगे। और ये भी कई जगह पर सवाल ये उठ रहा था कि जो 1,40,000 रुपए की मदद राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है, जो इससे पहले जो रिलीफ मैनुअल था उसमें बदलाव किया गया, तो राज्य सरकार की तरफ से 10 गुना ज्यादा उसकी बढ़ोतरी की गई थी। तो कैसे ये राशि उन प्रभावितों के पास पहुंचेगी ये मुख्यमंत्री बताएंगे। जाहिर सी बात है कि सियासत लगातार हो रही है, उसका भी जवाब मुख्यमंत्री देंगे विपक्ष के जो सवाल है, और केंद्र की तरफ से जो मदद अब तक मिली है हिमाचल सरकार को उसके बारे में भी बताएंगे। हालांकि विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ही जो राजस्व मंत्री है जिनके पास लेखा जोखा होता है, उन्होंने ये बताया कि केंद्र की तरफ से 749 करोड़ की मदद ही पहुंची है। ये वो मदद है एक जो दिसंबर में आने वाली थी, जो आपदा के तहत हर राज्य को जो हिस्सा मिलता है वो जो है एडवांस कर दी गई है, और उससे अतिरिक्त जो मदद मिली है वो पहले का जो पैसा था 2021-22 का वो राज्य सरकार के हिस्से में आया है। इस आपदा के तहत कोई नया पैसा केंद्र सरकार की तरफ से दिया नहीं गया है। घोषणाएं जो हुई है उसके तहत भी कोई ज्यादा बड़ी मदद बिल्कुल रणबीर, ये आरोप है, और यही आरोप शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी लगाए हैं कि जो पैसा केंद्र की तरफ से आया है वो ड्यू था, और जो राशि अतिरिक्त राशि आई है वो एडवांस की है। ये कोई राहत पैकेज की राशि नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश को मेंटेनेंस के कार्य के तौर पर मिलनी थी, और ये ड्यू थी जो अब मिली है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किस तरीके से सरकार अपना पक्ष रखेगी और कौन से वो महत्वपूर्ण ऐलान करेगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। रणबीर, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। हालांकि नजर आप बना के रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आज एक ही झटके में प्रदेश के कई कोविड वॉरियर्स बेरोजगार हो जाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में बिना वेतन के घुट-घुट कर ये काम करने को मजबूर थे। 30 सितंबर तक ही इन कोविड वॉरियर्स की ड्यूटी थी, और अब आज इनकी ड्यूटी का आखिरी दिन है। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन इन्हें मिलता रहा, लेकिन अब कोई एक्सटेंशन नहीं और सीधे घर का रास्ता सुक्खू सरकार ने इन कोविड वॉरियर्स को दिखाया है। कोरोना महामारी के दौर में इन्होंने जी जान लगाकर मेहनत की, काम किया, और उसका नतीजा ये रहा कि इन्हें कहीं भी फिट नहीं किया गया, और अब 6 महीने की सैलरी इनकी बकाया है और इन्हें अब घर का रास्ता दिखा दिया गया है। लंबे समय से ये आंदोलनरत थे, जगह जगह इन्होंने आंदोलन किए। दूर दराज से महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर पहुंची हुई थी, यहां पर आंदोलन किए जा रहे थे। राज्य सचिवालय की आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, 1 सितंबर को भी राज्य सचिवालय के बाहर इन्होंने आंदोलन किया था, और विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान ये लोग चौड़ा मैदान में भी बैठे थे। इन्होंने अपने आंदोलन को बुलंद करने की बात वहां पर कही थी, लेकिन आज 30 सितंबर का वो दिन
जब इन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया है। बड़ी बात यह है कि अप्रैल महीने की जो इनकी सैलरी है वो सितंबर महीने में क्रेडिट हुई है और 5 महीने का अभी भी इनका वेतन बकाया बताया जा रहा है। कई नौजवान हैं जो इसके चलते डिप्रेशन का भी शिकार हो रहे हैं। उनके घर वाले भी तमाम तरीके के आरोप सरकार के ऊपर लगा रहे हैं और आउटसोर्स कर्मचारी के तौर पर ये लोग अपनी सेवाएं दे रहे थे। कोरोना के समय में इनकी भर्ती हुई थी, इन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला। जुलाई इनका आखिरी महीना था, जिसके बाद सीएम सुक्खू से इन्होंने मुलाकात की थी। 2 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था, लेकिन 30 सितंबर का आज वो आखिरी दिन है जब इन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया है। लंबे समय से ये आंदोलनरत थे, सरकार से भी इन्होंने मुलाकात की थी। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी कि अप्रैल के महीने में सीएम सुक्खू से कुछ महिलाओं ने मुलाकात भी की थी जो कोविड वॉरियर्स रह चुकी हैं और उनकी सैलरी ना मिलने की उन्होंने बात भी कही थी। उसके बावजूद इन कोविड वॉरियर्स को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं आया है। बड़ी बात यह है कि जब स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्होंने बेहतरीन काम किया है। कोविड के उस महामारी के दौर में अपना घर बार छोड़कर बेहतरीन सेवाएं प्रदेश के प्रति इन्होंने दी हैं और इन्हें संभव होगा तो कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है। और कोरोना वॉरियर्स जो लंबे समय से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया है। इनकी संख्या करीब 1700 के आसपास है। करीब 1700 कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है और अब इन्हें घर का रास्ता दिखा दिया गया है। और इसी बीच बातचीत करने के लिए नेता विपक्ष जयराम ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जयराम जी, न्यूज 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से कोविड वॉरियर्स के साथ यहां पर एक तरीके की नाइंसाफी हो रही है, महंगाई के इस दौर में उन्हें बेरोजगार किया जा रहा है, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या कहेंगे सर? नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे संपर्क साधने की कोशिशें लगातार जारी हैं क्योंकि विपक्ष का काम है आम जनता की आवाज को बुलंद करना। जब आम जनता के साथ नाइंसाफी हो रही हो तो विपक्ष को आगे आना पड़ता है और अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष होने के नाते जयराम ठाकुर क्या सोचते हैं ये जानना जरूरी है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री धनीराम शांडिल को हमने सुना, उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा था कि इन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं और इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, लेकिन ये नहीं हो रहा है और आज इन्हें बेरोजगार कर दिया गया है। और जयराम ठाकुर जी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयराम जी, बहुत स्वागत। न्यूज 18 को महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल ये कि आउटसोर्स कर्मचारियों के तौर पर जो ये कोविड वॉरियर्स अपनी सेवाएं दे रहे थे, आज इनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, बेरोजगार इन्हें कर दिया गया है सरकार की तरफ से। आपकी पहली प्रतिक्रिया सर? जी धन्यवाद। देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में झूठ बोल करके आई है जी, और झूठ बोल करके ही सत्ता चलाना चाहती है और ऐसे में उन्हें 10 महीने निकाल दिए। वादा तो उन्होंने ये किया था कि 5 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे जी, और लगभग हिमाचल प्रदेश में हजारों नौजवान जो आउटसोर्स में लगे थे वो आज सड़कों पर है जी। और जहां तक कोविड वॉरियर की अगर बात कहें, ये वो लोग हैं जिनने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके उस वक्त जब परिवार के सदस्यों ने भी परिवार के लोगों को छोड़ दिया था, जो कोविड का पेशेंट हो गया था, उनके पास नहीं गए, उनके पास उनकी सेवा नहीं की, तो दवाई देने वाले, खाना खिलाने वाले, उनको नहलाने वाले और उनको बाथरूम तक ले जाने वाले अगर कोई थे तो यही कोविड के दौरान जो हमने आउटसोर्स पे लगाए हुए थे, ये चाहे वो स्टाफ नर्सिस हैं, चाहे फार्मासिस्ट हैं, चाहे वार्ड बॉय हैं, चाहे वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, ये लोग थे वो। और यहाँ तक के अंतिम संस्कार किया जब परिवार के लोगों ने कहा कि सरकार ही अंतिम संस्कार करे, हमारा हम नहीं कर पाएंगे, तो वो भी किया इन लोगों ने। तो ऐसा काम करने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद ऐसे उनको उनकी सेवाएं समाप्त करने के लिए नोटिस देना ये कतई भी किसी भी तरह से उचित नहीं है। आज अंतिम दिन है, नोटिस जो दिया है, और मैं उम्मीद करता हूं शाम तक कुछ उसमें अच्छा होना चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी उम्मीद अब ना हमें है ना उन्हें है।
और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सत्र के दौरान भी हमने इन सारे मामलों को, पर्टिकुलरली इस मामले को बहुत जोरदार ढंग से उठाया था, लेकिन जवाब कोई भी संतोषजनक न तब मिला है न अब मिल रहा है। बिल्कुल जयराम जी, इस बीच स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है और वो इस बात को मानते हैं कि इन्होंने कोरोना के दौरान बेहतरीन सेवाएं दी हैं और अगर संभव होगा तो इन्हें कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ये उनका बयान था, उनकी बाइट थी, हमारे पास है। लेकिन अब ऐसा होता हुआ प्रतीत नहीं हो रहा है और आज दूर दराज से हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि चंबा हो, चाहे चुरा हो या दूर दराज के जो इलाके हैं, महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर राज्य सचिवालय के बाहर लगातार डटी हुई हैं। विधानसभा के मानसून सत्र के बाहर भी चौड़ा मैदान में एक विशाल प्रदर्शन इनका हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बड़ी बात यह कि 5 महीने का वेतन तक नहीं मिला है। वही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति तो यह है कि इन लोगों ने मार्च के बाद अभी तक इनको सैलरी नहीं दी है, पैसा नहीं दिया। कभी उन्हें कल्पना नहीं कर रहे हैं ये लोग कि भाई किस प्रकार से इनकी जिंदगी, इनके परिवार के लोगों की जिंदगी गुजर रही होगी इस दौर में। और पिछले कई दिनों से, लगभग 10 दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी सुध वहां उनकी ली नहीं गई है। तो ऐसे में जो कांग्रेस सरकार जो है बेनकाब होती जा रही है, झूठ बोल करके सत्ता हासिल करने के बाद जो है वो अभी भी झूठ बोल करके ही लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। जयराम जी, एक स्थिति प्रदेश में ऐसी भी है कि अधिकांश जितने पीएचसीज हैं या सीएचसीज हैं, वहां पर स्टाफ की कमी भी है। लाहौल स्पीति का एक वाकया सामने आया था जहां 444 पद स्वीकृत हैं, 196 पद भरे हुए हैं, 249 पद खाली हैं। तो क्या ये सरकार के लिए संभव नहीं होता, क्योंकि पिछला टेन्योर आपका था, आप बेहतर समझा पाएंगे, क्या ये सरकार के लिए संभव नहीं है कि ये जो 1700 के आसपास कोविड वॉरियर्स बेरोजगार हो रहे हैं, इन्हें एक नीतिगत तरीके से उन जगहों पर एडजस्ट कर दिया जाए जहां पर स्टाफ की कमी है? देखिए, बिल्कुल उनकी सेवाओं को समाप्त करने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सारे संस्थान खाली पड़े हैं, वहां पर इनको काम करने के लिए भेजा जा सकता है और ये काम करें। और दूसरी बात, एक कमिटमेंट गवर्नमेंट की, हमारी गवर्नमेंट के दौरान जो बड़ी साफ थी कि जितने भी आउटसोर्स में लगे हुए कर्मचारी हैं उनको हम नौकरी से नहीं निकालेंगे, लेकिन कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उनको निकालना सत्ता में आने के बाद तुरंत शुरू कर दिया और आज हजारों की संख्या में ऐसे आउटसोर्स कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और अब इनकी बारी है। लेकिन बात तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन लोगों की स्थिति अलग तरह की है, इनने अलग परिस्थिति में काम किया है, इनको सामान्य परिस्थिति के दूसरे कर्मचारियों के साथ इनकी तुलना नहीं की जा सकती है। इस बात को समझने की आवश्यकता है। संवेदनशीलता कम से कम थोड़ी तो होनी चाहिए। और यहाँ सुखू जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, पहले दिन ही सुखाश्रय की बात कहते हैं, समाज के उस वर्ग के लिए कहते हैं जिसका कोई नहीं, उनका मैं हूँ। आखिरकार ये समाज का हिस्सा नहीं है क्या? नहीं मानते क्या? तो ये भी उनको मानवीय संवेदना कम से बिल्कुल। जयराम जी, हमने देखा है जयराम जी, हमने देखा है कि समय समय पर विपक्ष की आवाज आपने बुलंद की है और खास तौर पर आपदा के दौर में लगातार लोगों की आवाज आप उठाते रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी आप जाते रहे हैं। अब विपक्ष के होने के नाते इन 1700 कोविड वॉरियर्स कर्मचारियों के लिए आप क्या करेंगे? क्या सरकार के पास जाएंगे, अपनी आवाज इसको लेकर भी बुलंद करेंगे बतौर विपक्ष? देखिए, हमारा बड़ा साफ है कि जिसके साथ अन्याय हो रहा है हम उसके साथ हैं और ये सरकार की जिस प्रकार की काम करने की जो नीयत हम देख रहे हैं पिछले 10 महीनों में, ये किसी भी वर्ग को राहत नहीं। और 10 महीने के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ आंदोलन होना, सड़कों पर लोगों का चौतरा हमला करना, सरकार के ऊपर समाज का हर वर्ग जो है वो हताश है, निराश है, तो वो एक दर्शाता है कि सरकार उसकी लोकप्रियता जो है वो शून्य पर चले गई। जी बिल्कुल बिल्कुल जयराम जी। और अब जिस तरीके से सरकार का ये बयान सामने आया है कि इनकी बेहतरीन सेवाएं हैं और इन्हें कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा, अब देखना होगा कि सरकार क्या कदम उठाती है और विपक्ष के नाते आप किस तरीके से इस पूरे मुद्दे को बुलंद करते हैं, ये भी देखना हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। जयराम जी, आपने न्यूज 18 को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
कश्मीर गए हैं और पाकिस्तान की यात्रा में पीओके भी गए हैं। अब लिथियम सर्विस को लेकर महबूबा मुफ्ती ने सरकार को घेरा है और कहा कि उत्पादन हम करें और बिजली बाहरियों को दे दी जाती है और हमारे ही लोग अंधेरे में रहते हैं। बड़गाम पुलिस और सेना ने एक संयुक्त अभियान के तहत ईदगाह मोहल्ले बहरूह में आजम बशीर वानी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 3 पिस्तौल और अन्य सामग्री बरामद की। पुंछ की मंडी तहसील में खाई में गिरी ऑल्टो कार हादसे में 2 लोगों की मौत, एक बच्चा भी जख्मी। पुलवामा में शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया। राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुलवामा में मुख्य शिक्षा अधिकारी अब्दुल कयूम नदवी ने नेत्रहीन छात्रा तहजीबा जान को अपने खर्च पर एक विशेष लैपटॉप प्रदान कर छात्रा का हौसला बढ़ाया। कल मनाए जाने वाले विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर पर्यटन विभाग ने कश्मीर भर में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की तैयार। आज टीआरसी श्रीनगर में एक जागरूकता सम्मेलन आयोजित किया गया। आज पीएचई विभाग में काम करने वाले सभी कर्मचारियों ने न्यूनतम और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। कोविड कर्मचारियों पर टांडा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल में आउटसोर्स किए गए कर्मचारियों ने अच्छा काम किया। मुश्किल समय में उन्हें बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई है। हमें अस्पताल में उनकी जरूरत है, इसलिए हमने सरकार से सिफारिश की है कि इन कर्मचारियों को कैसे भी काम पर वापस रखा जाए। ये सरकार के जो समक्ष ये हमने भी ध्यान में लाया है कि ये हमारा एक ट्रेंड मैन पावर है जिसने और हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया है। और तो ये हमने तो ये सिफारिश की है कि हमारी ज़रूरत है और हमारे को ये स्टाफ दिया जाए। ठाकुर ने ऊना में निर्माणाधीन पीजीआई सैटेलाइट सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे पहले ऊना पहुंचने पर बीजेपी नेता सतपाल सत्ती की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। निर्माण कार्य का निरीक्षण करने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस अस्पताल के बनने से हिमाचल के साथ साथ पंजाब के लोगों को भी इसका फायदा होगा। उन्होंने दावा किया कि 2024 के मार्च महीने तक ओपीडी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन पर भी निशाना साधा। लंबे समय से जिसका इंतज़ार था कि पीजीआई सैटेलाइट सेंटर ऊना का कार्य प्रारंभ हो, अब वो तेज गति के साथ चला है। जैसा आपने मेरे यहीं पर पीछे देखा, ओपीडी ब्लॉक बनने की तैयारी शुरू हो गई है और अन्य भी जो बिल्डिंग्स हैं उनका भी फाउंडेशन वर्क बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। ओवरऑल ये साइट जो है उसकी पूरी लेवलिंग और ग्रेडिंग अलग अलग स्तर पे चल रही है और आने वाले समय में 340 बिस्तर का एक शानदार अस्पताल सुविधाओं के साथ हम सबको मिल पाएगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले 12-15 महीने के बाद हमारे न केवल ज़िला ऊना के बल्कि हिमाचल के बहुत सारे ज़िलों के लोगों को अब चंडीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखिए, जो इंडी गठबंधन है ये अहंकार और घमंड से भरा हुआ है। हमने पहले दिन कहा था ना नेता है, ना नीति है और ना नीयत है। और आपने साफ देखा कि इनके नेता आपस में टकरा रहे हैं, नीयत में खोट नज़र आता है और एक जैसी सोच तो है ही नहीं। ये पंजाब नहीं, बंगाल देखेंगे तो वहाँ पर भी ये हाल है। आहिस्ता आहिस्ता और राज्य आने दीजिए, सब में एक तरह से जैसे सब बर्तन आपस में खड़कते हैं वैसे इनकी हालत होगी। विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्टता के साथ अपनी बात कही है और जो भी निर्णय है भारत सरकार ने उससे अवगत भी करवाया है। कोई भी ज़मीन ऐसी जहां पर आतंकवाद को बल देने के लिए या हिंसा को बल देने वालों को पनाह दी जाती है उसका विरोध करते ही हैं और ये किसी को स्वीकार नहीं करना चाहिए।